एचपी में क्या था? एचपी में क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में? तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में एचपी के निवासी कौन कौन थे, ये हमने पढ़ लिया है। बताओ जरा, एचपी के निवासी कितने थे, कौन कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे? कोल और किरात और कोल, किरात और नाग और खस। ठीक है, कोल, किरात, नाग और खस, ये चार थे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहला पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में बसने वाली पहली जनजाति कौन सी थी? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? कोल। व्हाट इज द आंसर? कोल। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जनजाति, तो आंसर इज किरात। ठीक है, और तीसरी याद रखना, नाग को नहीं बोलते हम, खस को बोलते हैं, ये बात याद रखना। तीसरी हम नाग को नहीं बोलते, खस को बोलते हैं। तो कोल, किरात, नाग एंड खस। अब हालांकि इनके बारे में मैंने डिटेल में लिखवा दिया आपको हर एक चीज, बट इतना समझो कि ये लोग पहले से थे, मतलब ये पहले से थे। और ये जो खस थे, ये बेसिकली ये आर्य थे। ये कौन थे? आर्य ही थे, जो कि ये, लेकिन ये वो वाले आर्य थे जो कि कश्मीर से होते हुए आए थे। कहां से? ध्यान से समझना, ये जो खस थे ये बेसिकली कौन से आर्य थे? जो कि कश्मीर होते हुए, कहां से होते हुए? कश्मीर होते हुए आए। कहां से थे? तो आए थे मध्य एशिया से। आए कहां से थे? तो आए थे मध्य एशिया से। डन। तो कश्मीर होते हुए मध्य एशिया से आए थे। नॉर्मली बोला जाता है कि तीसरी शाखा में थे, जैसे बंचेज में आ रहे थे। बट याद रखना, आर्य दो टाइम में आएंगे, एक सिंधु घाटी के सभ्यता के टाइम में और एक वैदिक सभ्यता के टाइम में। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आर्य दो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना यहाँ पे बता देता हूं। देखो, जो आर्य थे वो बेसिकली दो टुकड़ों में करके आए थे। कौन कौन? एक बार पहली बार आए, पहली बार आए थे कब? सिंधु घाटी के सभ्यता के टाइम में, सिंधु घाटी के सभ्यता के टाइम में। और दूसरी बार जब आए थे, वो आए थे वैदिक काल में, वैदिक काल में। डन। ओके। तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता में आए थे, ये आए थे कश्मीर से होते हुए। कश्मीर से होते हुए आए थे। तो जो कश्मीर से होते हुए आए थे और यहां पे बसे थे, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खस। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खस। अब जब एक खस आए थे, तो उस समय ऑलरेडी हिमाचल में कौन कौन था? उस समय ऑलरेडी हिमाचल में कौन कौन था? तो कोल, किरात और नाग। कोल, किरात और नाग। तो ये जो खस थे तो बेसिकली आ रही। तो इन्होंने क्या किया? सिंपली इन्होंने बेसिकली इनको हरा करके, किसको? एक इनको कोल, किरात, नाग को हरा करके पहाड़ी, मतलब नीचे पहाड़ी से बेसिकली ऊपर की ओर भेज दिया। ठीक है, ऊपरी पहाड़ियों पे। ऐसा नहीं सबको हरा दिया, मतलब कुछ को हरा के भेज दिया। सुनते चलना, ठीक है। ओके। अब ये तो हो गए कश्मीर होते हुए आए थे जो सिंधु घाटी की सभ्यता खस थे। खस बेसिकली यहाँ पे बसने वाली तीसरी जात थी। ओके। अब अब ये आर की जो नेक्स्ट बटालियन थी, जो वैदिक काल में आई थी, वैदिक काल में आई थी, ये लोग बोले गए, इनको बोला गया वैदिक आर्य। इनको क्या बोला गया? वैदिक आर्य। और ये जो वैदिक आर्य थे, इनको वर्णन ऐसे की, ऐसे नहीं सडनली हो गए सारे, इनको बसने में लगभग 300 से 400 साल लग गए। ठीक है, वैदिक। अब जब ये आए थे, तो उस समय बताओ कौन कौन था यहाँ पे हिमाचल में?
जब ए आए होंगे तो कोल, किरात, नाग और खस। क्लियर? कोल, किरात, नाग और खस जब ए आए थे तो इन्होंने क्या करा, अगेन जो थोड़े बहुत बच्चे थे या फिर अगर मतलब थोड़ा बहुत ये लोग, अब ऐसा तो है नहीं सबको चुन चुन के भगा दिए थे, तो कहने का मतलब कंप्लीटली कोल, किरात, नाग को इन्होंने हरा ही दिया, हरा के और मतलब एक तरीके से जितने भी थे नीचे हिस्से पे उनको भगा दिया। इसके अलावा ये जो खस थे इनसे भी लड़ाई करी, वैसे थे तो आर्य भी, बट इनसे भी लड़ाई करी, बट इन्हें मतलब इनसे लड़ाई करके या तो इनको दास बना लिया, या तो दास बना लिया, या तो खुद में मिक्स कर लिया ना, विलीन कर लिया, मिक्स कर लिया किसको, खस को। किसने? ये वैदिक आर्य ने। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि ये है तो आर्य, हमारे ही भाई बंधु हैं, ठीक है, मतलब यार ऑब्वियस सी बात है ये लोग पहले से थे तो अपोज तो करेंगे। किसका अपोज किया? वैदिक आर्य का। तो अभी आप बताओ कि ये इस तरीके से, ये इतने इतने पॉइंट क्लियर हैं सबको? आपको ये वाला, ये जो आर्य वाला कॉन्सेप्ट है, दो बार आया, सिंधु घाटी सभ्यता एंड वैदिक काल, इस तरीके से सारा क्लियर है? आगे बढ़े, सब चीज लिखते चलना, ठीक है, हर एक पॉइंट लिखा होना चाहिए, क्योंकि लिखोगे ना तो टेंडेंसी ज्यादा है, सब वही, बस इनका ड्यूरेशन अलग अलग था ना। डन। ओके, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि यहाँ पे एचपी के कोल, किरात, नाग एंड खस कश्मीर होते हुए मध्य एशिया आए थे, ठीक है। तो तो यहाँ पे, ओके, तो सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पे देखो, कोल, किरात, नाग एंड खस कश्मीर होते हुए ये लोग मध्य एशिया आए। ओके, अब इसके बाद समझो, अब हम बात करते हैं इनकी, मतलब ये तो चलो एंशियंट में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, और एंशियंट में एक और हमने क्या बात करी थी? प्राचीन देवताओं के बारे में, प्राचीन देवताओं के बारे में। तो प्राचीन देवता कौन कौन थे? कौन कौन थे बोलो, प्राचीन देवताओं में कौन कौन थे? एक शिव और दूसरे दूसरे शक्ति, ठीक है, एक शिव और एक दूसरे शक्ति, तो इनके बारे में भी हमने बातें कर रखी हैं, ठीक है। और एक और थे, कई जगह उनकी मूर्तियां मिलती हैं, कौन? नाग देवता। तो प्राचीन काल में बेसिकली यही तीन लोग थे जो कि जो कि अ, जिनकी पूजा करी जाती थी, बेसिकली जिनकी पूजा करी जाती थी। डन। ओके, तो हाँ, तो अब इसके बाद ये तो प्राचीन टाइम के बारे में हो गया। अब यहां से स्टार्ट होता है क्या? आर्य, मतलब एक तरीके से वैदिक वाला पीरियड स्टार्ट होता है ना, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये मैं एंशियंट का बता रहा था आपको, ये मैं एंशियंट को बता रहा था, अभी वैदिक पे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो यार, बोलो, ठीक है, फुल फोकस के साथ सुनो, चीजें अपने तरीके से बताने आसान करने की कोशिश की गई हैं, ठीक है, बाकी देखते हैं। ओके, तो अब जो आपका नेक्स्ट है बेसिकली, इसमें वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वैदिक काल में इंटर करने से पहले, वैदिक काल में वैदिक काल में एचपी में क्या हुआ था, इसको इंटर करने के पहले हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि जो यहाँ पे हम बार बार आने वाले हैं, मतलब उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखो, वैदिक काल में जो फेमस थे, बेसिकली जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुए, पहले एक जाति थी जिसका नाम क्या था? दस्यु। एक जाति थी जिसका नाम क्या था? दस्यु। अभी जो दस्यु थी, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना। तो दस्यु क्या थे कि बेसिकली यह एक जात थी, पहली बात तो।
अच्छा, जाति बोलना ही नहीं काफी है एक्चुअली। ये जो दस्यु नाम है ना, ये आर्यों ने दिया था जो लोअर वर्ग के लोग थे, समझ रहे हो? दस्यु मतलब दास ना, तो दस्यु वर्ड आर्यों ने दिया था किसको? अनार्य को, मतलब जो बेसिकली पहले से यहाँ पे थे। तो एक दस्यु का मतलब होता है यह, मतलब उनके बिहाफ पे, यार जब तक वो लोग नहीं आते तब तक यही सब कुछ थे। तो मतलब इनका जो रहन सहन खाना पीना रहता था, वो आर्य लोग को बड़ा अजीब सा लगता था। तो इसलिए इन्होंने उन्होंने इनको क्या बोला? दस्यु। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, यह एक, उनके अनुसार यह एक निम्न जाति थी। पहला पॉइंट, ठीक है। ओके, अब दूसरा, जब इन्होंने देखा कि मतलब आर्य ने, ये नाम किसने दिया था? दस्यु नाम किसने दिया था? बताइए, दस्यु नाम इनको किसने दिया था? आर्य ने। किसने? आर्यों ने, ठीक है ना। दस्यु नाम बेसिकली आर्यों ने दिया था, आर्यों ने दिया था, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ओब्वियस, अब देखो, अब ऐसे कोई तुम्हें कुछ बोलेगा कि निम्न जाति के हो, तो फिर ओब्वियस बात है वहां पे ऐसे तो बोल नहीं सकते आप, कहने कहने कहीं ना कहीं आपको अपनी सुपीरियरिटी दिखानी पड़ेगी। तो बेसिकली हुआ था क्या? लड़ाई हुई थी। वो कौन सी लड़ाई थी अभी बात करते हैं। पहले आप ये समझो कि आर्यों ने इन्हें पराजित किया था, आर्यों ने पराजित किया था। मैं सब पे पॉइंट वाइज करके आता हूं, जब टॉपिक खत्म होगा तब उसके बाद कुछ स्किप होगा तब बता देना, ठीक है। आर्यों ने इन्हें पराजित किया था, ठीक है। आर्यों ने इन्हें पराजित किया था। एक्चुअली आर्यों के अनुसार ये लोग थोड़ा सा अंधविश्वासी, मतलब ये क्या है कि तिलिस्मी जादू वादू जानते थे, ठीक है ना। जादू टोना या फिर तिलिस्मी टाइप के लोग थे, ठीक है। तो अथर्ववेद में याद रखना, अथर्ववेद में जो कि किसने लिखा होगा? बोलो, अथर्ववेद में, अथर्ववेद किसने लिखा था? आर्यों ने ही लिखा था ना। सारे वेद किसने लिखे हैं? आर्यों ने ही लिखे हैं। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद, एक बात बताओ कि ये जो अथर्ववेद लिखा गया था, लिखा नहीं था उन्होंने, उन्होंने संकलित किया था, ठीक है। याद रखना इस बात को, लिखना और उसे संकलित करना दोनों में डिफरेंस है। तो बेसिकली जो अथर्ववेद था, अच्छा सबसे लेटेस्ट कौन सा है? चारों वेद में सबसे लेटेस्ट कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। सबसे एंशियंट, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो अथर्ववेद में जो दस्यु लोग हैं ना, दस्यु लोग, आप बताओ दस्यु लोग की अथर्ववेद में क्या करेंगे? मतलब अच्छी बातें लिखेंगे, या जिस जिस हिसाब से अभी तक आप पॉइंट समझ रहे हो उसके हिसाब से क्या लगता है आपको? कुछ अच्छा लिखा होगा इन्होंने। अथर्ववेद में दस्यु लोग को क्या बोला गया है? दुष्ट आत्मा। क्या बोला गया है? दुष्ट आत्मा, ठीक है। क्या बोला गया है? दुष्ट आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया, के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ बोल सकते हो, जादू टोना करने वाले, ठीक है। ओके, अब ये तो चलो दस्यु हो गए, ठीक है। ये कौन हो गए? दस्यु। ये मतलब एक होता है ना डिक्शनरी के, दस्यु मैं बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कई कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि ये जो दस्यु थे बेसिकली क्या थे, इनका जो रंग था क्या था? थोड़ा श्याम वर्ण, श्याम वर्ण मतलब थोड़ा सा ब्लैक बोल सकते हो, ठीक है। तो दस्यु हिमाचल के, सावला बोलो, ब्लैक बोलोगे तो हाँ,
दस्यु हिमाचल, दस्यु हिमाचल के श्याम वर्ण आदिवासी थे। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखना। ओके, अब अब बात आती है कि अगर ये युद्ध करे होंगे तो इनका कोई ना कोई राजा रहा होगा। तो बेसिकली यहीं से एक नाम आता है, क्या नाम है? राजा सांबर। राजा सांबर, राजा सांबर। अब राजा सांबर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सांबर क्या थे? यह दस्यु के राजा थे। यह कौन थे? दस्यु के राजा थे। यह दस्यु के राजा थे। ठीक है, ओके। अब इनका जो एरिया था, याद रखना, इनका मतलब इनको बोला गया है कि इनके पास जो यमुना और ब्यास नदी के बीच, यमुना और ब्यास नदी के बीच में इनके पास 99 किले थे। यमुना ब्यास नदी के बीच इनके पास कितने किले थे? 99 किले थे। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद अब एक एक क्वेश्चन मन में आता है, कि यार ये जो सांबर थे, आर्य के आने के पहले देखा जाए तो 3 कोल किरात नाग थे। तो ये बेसिकली जो दस्यु थे, ये किससे बिलोंग करते थे? मन में क्वेश्चन आता है, यस या नो? तो ऐसा बोला गया है कई जगह कि ये जो दस्यु लोग थे, ये लोग किरात से संबंध रखते थे। मतलब, या फिर ऐसे बोलो कि राजा सांबर किरात से संबंध रखते थे। किससे? किरात से संबंध रखते थे। ठीक है, क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? बोलो यार। डन। ओके, तो अभी दस्यु हो गए, दस्यु के राजा के बारे में हो गया। अब हमें पता है, यहां पे हमने हमने क्या बोला कि आर्यों ने इन्हें पराजित किया। तो मतलब कि आर्यों के साइड से भी कोई लड़ा होगा, आर्यों के साइड से भी कोई लड़ा होगा। तो अब बात करते हैं आर्य राजा की, आर्य राजा की। ठीक है, तो आर्य राजा, बेसिकली आर्य राजा कौन थे? तो आर्य राजा का नाम था दिवोदास। क्या नाम था? दिवोदास। आर्य राजा कौन थे? आर्य राजा का नाम था दिवोदास। डन। तो अब पहले दिवो देखो, अभी पहले हमने देखो, बेसिकली हम युद्ध करवाने वाले हैं। अब उस युद्ध के लिए 2 राजा होने चाहिए। तो एक दस्यु राजा था, एक आर्य राजा था। अब दस्यु राजा कौन था? सांबर। आर्य राजा कौन है? दिवोदास। तो पहले थोड़ा बहुत दिवोदास के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना? तो आर्य राजा कौन था? दिवोदास। ठीक है, वही मतलब ए कहां से आया होगा? दिवोदास कहां से आया होगा? तो जहां से आर्य आए होंगे। आर्य कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, हाँ या ना? तो मध्य एशिया से आकर बसना चाहते थे। मध्य एशिया से आकर बसना चाहते थे। अब यार किसी के घर में रहना है तो उसको हराना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मध्य एशिया से आकर बसना चाहते थे। डन। ओके, तो अब उसके बाद ये बोला जाता है कि दिवोदास, जो राजा दिवोदास थे, इनका प्रमुख सलाहकार कौन था? दिवोदास के प्रमुख सलाहकार, दिवोदास के प्रमुख सलाहकार, तो प्रमुख सलाहकार थे ऋषि भारद्वाज। दिवोदास राजा के प्रमुख सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज।
आपकी कितनी पीढ़ियां अभी एक में रहती हैं, मतलब कंबाइंड फैमिली कितनी कितनी पीढ़ी? मैक्सिमम एक या दो होंगी, लाइक पापा होंगे, बहुत होगा तो दादा होंगे, बहुत होगा तो दादा होंगे। तो सोचो जब घर के झगड़े तुम नहीं सलटा पा रहे हो, तो वो तो बेसिकली पूरा एरिया बसाना था, वो तो जान पहचान भी नहीं थे। समझ रहे हो ना? तो जनसंख्या, तो वो वाली बात है। तो जो चीजें हम नहीं कर सकते ना कुछ। ठीक है। तो आर्य राजा दियोदास मध्य एशिया से आकर बसना चाहते थे। ठीक है। प्रमुख सलाहकार कौन था? ऋषि, ऋषि उधर से क्यों आए थे सर वो? अह, जैसे आप जाके बसना चाहते हो ना, कई लोग होता है कि जैसे कि अभी यहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर्टी हो जाती है तो नॉर्मली कहते हैं कि जब कि चंडीगढ़ बसते हैं, चंडीगढ़। ठीक है ना? तो बस वही वाली बात है। डन। ओके। तो मतलब एक तरीके से जब लोगों को लगता है कि आसपास उनसे भी अच्छा कोई डेवलप्ड एरिया है, या फिर ऐसे समझो ना, एक साम्राज्यवादी विचारधारा के थे कि मतलब जगह जगह जाकर बसना है बेसिकली ना। साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी मतलब ये होता है कि थोड़े में खुश नहीं है, हाँ, कि मतलब और भी चीजें अपना एक छत्र राज चलाना चाहते हैं। धर्म का मेन देखो, मैक्सिमम लोगों का यही था कि धर्म का प्रचार प्रसार वाला सीन था। ठीक है। धर्म का प्रचार प्रसार वाला सीन था। ओके। तो अब अ, आर्य राजा दिवोदास मध्य एशिया से आकर यहां बसना चाहते थे। नहीं, तुम्हारे बिरादरी के थे। 300 400 साल पहले, मतलब 2000 साल पहले की बात है। मुझे क्या पता क्या था? कुछ भी है। तो तो दिवोदास क्या था? तो कैसे बकवासे करते रहोगे ना तो किस कंप्लीट नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? चीजें पढ़ाने दो, वरना मैं 2 3 लोग को निकालना पड़ेगा मुझे। पहले बता दे रहा हूँ, जितना पूछा जाए बस उतना बताओ। ठीक है? तुम्हारा टाइम क्रुशल नहीं है, तुम्हें अपने समय की कीमत नहीं है, तो और लोगों की समय की कीमत समझो। ठीक है? तुम फ्री हो तो इसका मतलब सब नहीं फ्री है। आर्य राजा तो मध्य एशिया से आकर बसना चाहते थे। प्रमुख सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज। ओके। अब एक तो पहले ये हो गया कि यहां पे ए दस्यु के बारे में हो गया, दूसरा ये हो गया आर्य राजा के बारे में हो गया। डन। ओके। बस इतना जान लो कि जितना मुझे आता है मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, जो नहीं बता रहा हूं समझ लो नहीं आता, सिंपल सी बात। ठीक है ना? अब इसका जो मतलब निकालना है निकाल लो। तो वैदिक काल, दस्यु, ए आपका ए है, उसके बाद ए आर्य राजा थे। आ, अब इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। किसके किसके बीच में बताइए? युद्ध किसके किसके बीच में होगा? दस्यु और दस्यु और आर्य राजा के बीच में। दस्यु और आर्य राजा के बीच में। आर्य राजा के बीच में। ठीक है। ओके। तो दस्यु का राजा कौन था? दस्यु का राजा कौन था?
सांबर, खुसरो, सांबर। और आर्य का राजा कौन था? आर्य का राजा कौन था? दिवो दास। आर्यों का राजा कौन था? दिवो दास। ओके। अब दस्यु के राजा सांबर और ए आर्य के राजा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चली थी, बेसिकली टोटल 40 साल चली थी, ठीक है। 40 साल तक चली थी। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चली थी, टोटल 40 साल चली थी, ठीक है। ओके। अब इस युद्ध के बारे में जो वर्णन मिलता है हमें, कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। ओके। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बताओ इसमें से कौन जीता होगा? कौन जीता होगा? दिवोदास या सांबर? आर्य। आर्य जीते होंगे। तो आर्य राजा कौन था? दिवोदास। आर्य राजा कौन था? दिवोदास, ठीक है ना। तो अगर अगर आर्य राजा दिवोदास बेसिकली यहां से जीते हैं, तो अच्छा, मतलब ऐसे नहीं जीतता घोषित हुआ, अभी 40 साल चला था। तो बेसिकली इस युद्ध की समाप्ति कब हुई? जब राजा सांबर का वध हो गया। सांबर का वध हो गया। सांबर का वध हो गया। अब वध मतलब डेथ ना, मतलब मर्डर। वध हो गया। अब ये हुआ कहां पे था? तो ये उद्ब्रज नामक स्थान पे हुआ था। उद्ब्रज नामक स्थान, ठीक है। उद्ब्रज नामक स्थान पर। तो दस्यु राजा सांबर का वध हो गया, और इसी से ये पूरा इनका बेसिकली ये चीज यहां तक होगी, ठीक है। तो अभी बताओ, अभी जितना भी हमने पढ़ा वो दोनों क्लियर है? मतलब एक ए वाला सिंधु घाटी के बारे में, ए, और एक ए वाला। डन? कोई दिक्कत? ठीक। ओके। तो अभी देखो, आ, इसके बाद अब कौन जीता होगा? ऑब्वियसली दिवोदास जीते। तो दिवोदास जीता तो उसने यहां पे क्या किया? आर्य राज्य, या फिर जिनको बोलते थे वैदिक आर्य, वैदिक आर्य राज्य स्थापित किया। क्या किया? वैदिक आर्य राज्य स्थापित किया। वैदिक आर्य राज्य स्थापित किया, ठीक है। ओके। तो अब वही बात है कि चलो इसने 40 साल तो लड़ाई लड़ने में निकाल दी। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि मान लो जैसे अगर 20 साल से भी स्टार्ट करा इसने, 20-25 साल से भी स्टार्ट करा, तो 40 साल मतलब 60-70 साल का तो वैसे ही हो गया। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा दिन चलना नहीं इसने। तो किरातों को हराने के बाद, या फिर दस्यु राजा, दस्यु बेसिकली कौन थे? दस्यु किस धर्म से बिलोंग करते थे? कौन थे? किरात ही थे ना, आया ना, ये बात हुई ना अभी। दस्यु कौन थे? किरात थे, ठीक है। तो इनको हराने के बाद, इनको हराने के बाद, ठीक, क्या हुआ? जो दिवोदास थे, मतलब किरात बोलो या दस्यु को हराने के बाद, दिवोदास की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दिवोदास की मृत्यु हो गई, ठीक है। दिवोदास की मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद जो राजा बना इनका पुत्र, उन पुत्र का नाम क्या था? सुदास। पुत्र का नाम क्या था? सुदास। तो इनका सुदास किसका बेटा था? तो बेसिकली दिवोदास का ना, ठीक है। तो सुदास बेसिकली क्या बना? राजा बना। क्या बना?
राजा बना। डन। तो दिवोदास की मृत्यु के बाद सुदास राजा बना, जो कि आर्य से था। डन। ओके। अब अब जैसा कि हमने जब पढ़ा था, ये लिख लिया आपने? जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था, जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था, तो याद करना जरा, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल थे? जल्दी बोलो। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल थे? दैट इज 10। ठीक है, 10। ओके। अब 10 में से इंपॉर्टेंट कौन सा था? कौन 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 सा इंपॉर्टेंट था? एक एक थर्ड और एक सेवंथ। थर्ड में क्या था? थर्ड में क्या था? थर्ड में था कि गायत्री मंत्र के बारे में। क्या था? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। ठीक है। ओके। और सातवें में क्या था? तो सातवें में था 10 राग्य युद्ध। याद आ रहा है कुछ? ये सारी बातें हो चुकी हैं। ये सारी बातें ऑफलाइन में बातें हो चुकी हैं। 10 राग युद्ध। क्लियर है? एक्चुअली जो 10 राग युद्ध था, जो कि ऋग्वेद में दिया गया है, ये जो 10 राग युद्ध हुआ है वो कहां पे हुआ है? हिमाचल में ही हुआ है। समझ पा रहे हो यार? ये जो 10 राग युद्ध हुआ है बेसिकली कहां पे हुआ है? हिमाचल में ही हुआ है। अभी इंडियन हिस्ट्री को और एचपी हिस्ट्री को रिलेट कर पा रहे हो आप? अच्छा, जितना मैंने वहां पे बताया था, तो अब जितना मैंने वहां पे बताया था, ये बताओ कि 10 राग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? जो मैंने वहां पे बताया पहले वो बताओ, फिर उसके बाद यहां पे बताते हैं किसके किसके बीच हुआ था। भरत, कबीला और 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 10 कबीला। भरत कबीला और 10 कबीला। ठीक है, मैंने वहां पे आपको ये बताया था, बहुत ही ध्यान से सुनना, फोकस्ड होके। भरत कबीला वर्सेज 10 कबीला, जो मैंने आपको वहां पे बताया था। अब आप समझो जरा, ये जो भरत कबीला है, ये जो 10 कबीला है, बेसिकली ये थे कौन? 10 आर्य। 10 आर्य कबीला। ओके। और ये जो भरत कबीला है, इसके जो राजा थे वो थे बेसिकली राजा सुदास। हो रही बात क्लियर? हु इज द सुदास? सुदास कौन है? सुदास कौन है? दिवोदास का पुत्र या दिवोदास का बेटा। तो भरत कबीला जो था बेसिकली कौन है? वहां से कौन लड़ रहा है? राजा सुदास। सुदास। और ये जो 10 कबीला, अच्छा, ये क्या था? ये भी आर्य था। ये क्या है? ये भी आर्य है। तो मतलब आर्य और आर्य के बीच में ही लड़ाई हुई थी, ये याद रखना। समझ पा रहे हो यार? ये जो लड़ाई हुई थी आर्य और आर्य के बीच में ही हुई थी। किसके लिए हुई थी? तो रावी नदी के जल के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? रावी नदी के जल के लिए हुई थी। कहां पे हुई थी? तो रावी नदी के तट पर हुई थी। रावी नदी के तट पर हुई थी। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर है सबको? कहां पे हुई थी? किसके लिए हुई थी? रावी नदी के जल के लिए हुई थी। क्यों मतलब कहां हुई थी? रावी नदी के तट पर हुई थी। आगे बढ़े। तो ये जो ऋग्वेद है, इसका जो 7वां मंडल है, उसमें एक मेंशन किया गया है 10 राग युद्ध के बारे में, जो कि भरत कबीला और 10 कबीला के बीच में था। भरत कबीला का बेसिकली क्या है? राजा सुदास इसे वो कर रहे हैं। उत्तर हिमाचल में कौन सी जगह पर हुआ युद्ध? रावी नदी। अगेन वही बात, मैं नहीं था वहां पे ना। ठीक है।
ये बेसिकली वहां पे मेंशन नहीं होता कि कहां पे, बस वो नदी के तट पे बात करते हैं। वो नॉर्मली जब तुम्हें ऋग्वेद में देखोगे ना तो ऐसे ही मिलेगा। ऋग्वेद में कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है कि रवि नदी के तट पर, या फिर अब वो बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे देखो, स्पेशली उन्हें, आप मान लो अभी के बारे में बात करोगे तो अभी वो जगह थी, तो उन्हें तो ये पता नहीं है ना, वो जब ऋग्वेद में लिख रहे थे तो उन्हें तो ये तो नहीं पता था कि हिस्ट्री में आ सकता है तो उस हिसाब से लिखा जाए, तो वो अपने हिसाब से लिख के चले गए हैं। अब हाँ, ऐसा है कि यहाँ के लोगों को कुछ पुरातत्व विभाग से कुछ ऐसे खुदाई कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पे ऐसा कुछ लक्षण मिला कि लाइक यहाँ पे युद्ध हुआ होगा, तो वो चीज मेंशन करी जाती है। ठीक है, बट वही है, पुरानी बातें हैं तो ज्यादा, जैसे अभी जो लेटेस्ट में युद्ध होंगे 1000 के बाद, वो सारी चीजें तो आपका हो सकता है कि मेंशन हो। ठीक है ना। खैर, तो भर कबीला 10 कबीला, राजा सुदास 10 आर्य। अच्छा हाँ, अभी जो 10 आर्य कबीला थे, इनको 10 आर्य भी बोलते थे। 10 आर्य, इनका जो नेतृत्व करा था, इनका जो नेतृत्व करा था, किसने करा था? तो इनका, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? गुरु कौन थे? विश्वामित्र। और ठीक है, और 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 इनके जो राजा सुदास थे, इनकी जो हुआ था, इनकी रचना इनका नेतृत्व किसने किया था? वशिष्ठ ने। किसने किया था? वशिष्ठ ने। ठीक है ना। ये जो राजा सुदास थे, इनके किसने किया था? वशिष्ठ ने। डन। एक्चुअली अब ये लोग तो ऋषि मुनि थे, तो मतलब हो भी सकता है लड़े भी हों, हो सकता है ना भी लड़े हों, तो बट ये है कि इनकी देख रेख में सारी चीजें हुई थी। ठीक है, इनकी देख रेख में सारी चीजें हुई थी। जैसे अभी, जैसे ये क्या बोलते हैं अभी जो है ना डोमबाल, तो ऐसा नहीं कि वो जाके डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हैं, वो सारी चीजें ना मतलब ऐसे डिजाइन कर देते कि हाँ देखो तुम्हें यहाँ जाना है, ऐसे पाकिस्तान में घुसना है, वहां पे ये काम करना है, वापस आ जाना है। ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ सीन हुआ था। तो वहां पे बेसिकली जरूरी नहीं कि ये युद्ध में जाके लड़ेंगे ही, ये बस सारी चीजें ना डिजाइन करते थे कि देखो उनकी ये स्ट्रेंथ है, उनकी ये वीकनेस है, तो ये सारी बातें ना। नेक्स्ट क्या है? अब ये ऋषि मुनि लोगों से ना इस हिमाचल का अच्छा खासा वास्ता रहा है। समझ रहे हो ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऋषि मुनि है, मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, तो उन्हें तो एक शांत जगह ही चाहिए। तो ऐसे में नॉर्मली लोग आ करके यहीं पे अपनी कुटी उटी बनाते थे, यहीं पे तपस्या में लगे रहते थे। ठीक है, हाँ, तपस्या करने के लिए आते थे, तो तपस्या में लगे रहते थे। तो ऐसे ही कुछ ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कहाँ अपना निवास स्थान बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है ना। तो ऋषि मुनि यहाँ पे बेसिकली क्यों आते थे? तपस्या करने के लिए और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए ना। और किसके लिए? तपस्या करने के लिए। ठीक है, ओके। अब अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, कि कौन कौन से ऋषि हैं और कौन सा इनका स्थान है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऋषि और उनका जो निवास स्थान रहा प्राचीन टाइम में, वो क्या क्या है। मांडव्य ऋषि। अब मांडव्य ऋषि बेसिकली कहां पे इनका आश्रम था? तो मंडी में था। मतलब कहां पे? पहले उस समय कहां पे? मंडी में था। अभी मत पूछना यार कि मंडी में कहा है ना। नेक्स्ट, व्यास ऋषि। व्यास ऋषि। व्यास ऋषि का जो जगह था वो क्या था? बिलासपुर। जो प्रेजेंट टाइम में क्या है? बिलासपुर। उसके बाद और कौन से ऋषि थे? परशुराम।
परशुराम का जो आश्रम है वो बेसिकली कहाँ पे है? निर्मंड। कुल्लू। परशुराम का जो आश्रम है कहाँ पे है? निर्मंड, कुल्लू। और देन मनु ऋषि, बार बार ये, मनु ऋषि। तो मनु ऋषि बेसिकली थे, इनका जन्म उस था मनाली में। उसके बाद जमदग्नि ऋषि, इनके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। जमदग्नि ऋषि ये परशुराम के पिताजी थे। तो इनका था सिरमौर। सिरमौर में है, रेणुका स्थान भी है, रेणुका झील भी है ना। सिरमौर में रेणुका स्थान भी है और रेणुका झील भी है। तो वहां पे इनका आश्रम है, किसका? जमदग्नि का। इसके अलावा अब ये आप बताओगे, इसमें एक्चुअली मुझे कुछ कंफ्यूजन दिखा। तो आप लोग एचपी से बिलोंग करते हो तो आप लोग ज्यादा बता सकते हो अच्छे से। दो चीजें आपको बतानी है। क्या क्या? एक तो देखो, एक गर्म पानी के कितने सोर्स, कितने आश्रम है पता है तुम्हें गर्म पानी के? एक तो वशिष्ठ कुंड, हाँ, एक तो मणिकरण, मणिकरण। और एक कौन है? एक है वशिष्ठ कुंड। क्या है? वशिष्ठ कुंड। अच्छा, ये दोनों है तो देखा जाए तो कुल्लू में ही। क्लियर है बात? खीर गंगा भी है। ये दोनों जगह हैं गर्म पानी के। ठीक है। खैर, ये दोनों जगह कहां पे हैं वैसे देखा जाए तो? कुल्लू में। ठीक है ना? कहां पे है? कुल्लू में। तो ये जो वशिष्ठ कुंड है, ये बिलोंग किससे करता है? वशिष्ठ मुनि से। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि से। और ये जो मणिकरण, मणिकरण है, देखो यार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहीं पे हुआ था, जो मैं देख पा रहा था कि कई जगह मणिकरण के बारे में दिया है कि ये वशिष्ठ से ही रिलेटेड है, और कई जगह ये दिया है कि शिव पार्वती से रिलेटेड है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये शिव पार्वती से क्योंकि बुक्स में पता क्या दिया है, मणिकरण में वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। मणिकरण में वशिष्ठ मुनि का आश्रम है बेसिकली। और मणिकरण में शिव पार्वती का भी, हाँ ये तो चलो, मतलब ये तो देखा मैंने, तो ये तो था, बट बुक्स में ये भी दिया था। तो इस चीज को मैं वैसे ही, जैसे मैंने देखा हुआ वैसे ही बता दे रहा हूं ना। ठीक है, कि मणिकरण में वशिष्ठ ऋषि मुनि, इनका आश्रम बताया गया है। वशिष्ठ कुंड में तो नो डाउट रहा ही होगा। ठीक है, मणिकरण में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम बताया गया है। दोनों बात सही है। ओके चलो, मतलब दोनों बात सही है फिर तो ठीक है यार, सर एज इट इज लिख लेना ना। ठीक है, मणिकरण के पास वशिष्ठ, मतलब मणिकरण के पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। वशिष्ठ कुंड और मणिकरण के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या कोई एग्जैक्ट बता सकता है? मणिकरण और वशिष्ठ कुंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या कोई एग्जैक्ट बता सकता है? 70 किलोमीटर। अभी मणिकरण में रहते थे, नहाने वहां जाते थे, थोड़ा अजीब लग रहा है। जो भी रहा हो सिचुएशन। ठीक है, तो अभी हम क्या याद रखेंगे, मणिकरण में वशिष्ठ ऋषि से जोड़ा जाता है ना।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ए, हाँ पहले के लोगों के पास ये ऑप्शन तो था, सही बात है। नहीं, अगर देखो यार, वही बात है कि अगर अगर आप महाभारत को, मतलब इसमें से किसी भी एक घटना को सच मानते हो ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है सारी घटनाएं सच हो। समझ रहे हो? अगर मानते ही नहीं, फिर तो यार कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कई ऐसे चीजें मिली है ना जो कि मतलब कहीं ना कहीं बिलीव करने पे भी मजबूर कर देते ना। खैर, अपन उस पे नहीं जाते। अभी आपने लिख लिया? ओके, तो जमदग्नि ऋषि के बारे में बात करते हैं। तो जमदग्नि ऋषि, ओके, तो अभी आपके हिमाचल में ही मलाड़ा गांव गांव है, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वहां पे इनको जमलू या जामलू देवता नाम से पूजा जाता है। जामलू देवता नाम से पूजा जाता है, ठीक है। मलाड़ा गांव में, मलाड़ा गांव है कहां पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू, ठीक है, ओके। तो अब वहां पे देखो, अच्छा, इनके निवास स्थान को बोलते हैं जामू का टिब्बा। इनके जमदग्नि ऋषि के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? निवास स्थान को क्या बोलते हैं? जामू का टिब्बा, ठीक है, ओके। तो मलाड़ा गांव में इनकी पूजा की जाती है, किसकी? जमदग्नि ऋषि की। किस नाम से? जामलू देवता से, के नाम से, ठीक है। तो निवास स्थान जामू का टिब्बा, ये कहां पे है? तो ये सिरमौर जिले में, सिरमौर जिले में रेणुका एक स्थान है, रेणुका के पास, ठीक है। ये जहां पे जो इनका निवास स्थान था, वो कहां पे है? सिरमौर जिले में रेणुका के पास निवास स्थान, याद रखना। और रेणुका बेसिकली, रेणुका झील या रेणुका स्थान किसके नाम से पड़ा हुआ है? तो ये बेसिकली इनकी पत्नी थी, जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी। कौन? ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? रेणुका। क्या नाम था? रेणुका। डन। तो रेणुका इनकी पत्नी थी, और इन दोनों का पुत्र कौन था? जमदग्नि ऋषि और रेणुका का पुत्र कौन था? परशुराम, ठीक है, परशुराम। डन। तो सिरमौर जिले, रेणुका के पास इनका नवा स्थान था जो जामू का टिब्बा बोला जाता था। सिरमौर जिले में रेणुका स्थान भी है और रेणुका झील भी है, दोनों याद रखना ना, रेणुका झील भी है। डन, ओके। तो ये बेसिकली जमदग्नि ऋषि के बारे में है। डन, ओके। अब हुआ क्या था कि एक बार कौन आया था? एक बार आए थे राजा, कौन? सहस्त्र अर्जुन। कौन आए थे? राजा सहस्त्र अर्जुन, ठीक है। आर्य राजा ही थे, वैदिक आर्य राजा ही थे, वैदिक आर्य राजा। कौन? सहस्त्र अर्जुन। अर्जुन अलग थे, सहस्त्र अर्जुन अलग थे, याद रखना। तो वैदिक आर्य राजा सहस्त्र अर्जुन आए थे। तो ये आए थे तो किसके पास रुके थे? जमदग्नि ऋषि के पास, ठीक है। तो इन्होंने बड़े अच्छे से स्वागत वागत किया। तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में एक गाय थी, उस गाय का नाम क्या था?
गाय का नाम क्या था? काम धेनु गाय ना, काम धेनु गाय। ऐसा बोला जाता है कि ये कामधेनु गाय मतलब आप जो भी मांगोगे बेसिकली मिल जाता था ना। ओके। तो कामधेनु गाय, तो कामधेनु गाय, अब यार ऑब्वियस बात है, ये राजा था और एक गाय ऐसी थी कि जो भी मांगो मिल जाएगा। तो फिर क्या था, इनको पसंद आ गई गाय। किसको पसंद आ गई? राजा सहस्त्र अर्जुन को। तो इन्होंने मांगा कि हमें दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। किसने मना किया? कामधेनु गाय देने से किसने मना किया? हाँ, जमदग्नि ने, जमदग्नि ऋषि ने। ठीक है। तो अब इन्होंने जब मना किया तो फिर राजा था, उसके ईगो पे बात आ गई। तो फिर उसने क्या किया? आश्रम को, आश्रम को नष्ट कर दिया। आश्रम को नष्ट कर दिया और गाय को लेकर चला गया। गाय को लेकर चला गया। ठीक है। ओके। अब ये बात बाद में जब किसको पता चली? किसको पता चली? परशुराम। किसको? परशुराम को जब पता चलेगा तो परशुराम ने क्या किया? परशुराम ने क्या किया कि स्थानीय राजा मतलब जो आसपास के राजा थे उनकी हेल्प मांगी, उनसे मदद मांगी। ठीक है। परशुराम ने क्या किया? जो आसपास के स्थानीय राजा थे, स्थानीय राजा की हेल्प से, मदद से क्या किया? आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? सहस्त्र अर्जुन के ऊपर। राजा के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है। अब आक्रमण करके, आक्रमण किया। ठीक है। अब इसमें उसने सहस्त्र अर्जुन को, उनको बेसिकली मार ही दिया होगा। ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता बट हाँ ठीक है, मार दिया होगा। तो अब उसके बाद जब ये बात किसको, देखो अब इनके पिताजी से गाय छीन के ले गए कौन? सहस्त्र अर्जुन। तो उनके बेटे को बुरा लगा, वो गए और गाय को लेकर आ गए, शायद उनको मार भी दिया। अब जब उनको मार दिया हुआ है तो किसको बुरा लगेगा? सहस्त्र अर्जुन के बेटों को। किसको बुरा लगेगा? सहस्त्र अर्जुन के बेटों को। तो वो आकर फिर से जमदग्नि ऋषि की हत्या कर देते हैं। आ रही बात समझ में? जमदग्नि ऋषि की हत्या कर देते। किसने करी जमदग्नि ऋषि की हत्या? सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने, सहस्त्र अर्जुन के, हाँ, बेटों ने हत्या करी। और इसके बाद फिर परशुराम का खून और खौल उठा। उसके बाद ये ढूंढ ढूंढ के जितने भी क्षत्रिय होते थे सबको सबको मारने के लिए बेसिकली निकल पड़े थे। समझ रहे हो ना? परशुराम क्षत्रिय लोगों से दुश्मनी थी, मतलब उसके बाद तो बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई जब इनके पिताजी को उनके बेटों ने मार दिया। यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लो। जमदग्नि ऋषि मलाड़ा गांव में, इनको जामलू देवता के नाम से पूजा जाता है। इनके निवास स्थान को जामू का टिब्बा कहा जाता है। सिरमौर, जो कि सिरमौर जिले में रेणुका इस नाम के स्थान के पास है, वहीं पे रेणुका झील भी है। जमदग्नि ऋषि की पत्नी कौन थी? रेणुका थी, जिनसे बेटा कौन हुआ? परशुराम। अब उसके बाद जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे एक बार आए राजा सहस्त्रार्जुन। उन्होंने गाय को देखा, कामधेनु गाय थी, तो उन्हें पसंद आ गई, बट
उन्होंने देने से मना कर दिया तो छीन करके आश्रम को नष्ट करके चले गए। फिर परशुराम को पता चला, परशुराम ने जा करके उनके ऊपर अटैक किया स्थानीय राजाओं की हेल्प से, और गाय को वापस ले आए और सहस्त्रार्जुन को मार दिया। फिर सहस्त्रार्जुन के बेटों को जब पता चला ये बात तो वो आए वापस। परशुराम को तो परशुराम से तो नहीं मिले होंगे, जो भी है, जो भी सिचुएशन रही हो, बट वो जमदग्नि ऋषि को उन्होंने हत्या कर दी। तो उसके बाद परशुराम क्षत्रियों के एकदम से खिलाफ हो गए, और ऐसा बोला जाता है कि मतलब हर बार जन्म लेते हैं क्षत्रियों को खत्म करने के लिए। ठीक है, सारे क्षत्रिय पर आक्रमण करने लगे। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, 21 बार। आगे बढ़ा जाए। ओके। तो तो अब देखो, अब ये तो चलो वैदिक काल से, वैदिक काल। अब ऐसा देखा गया है, ऐसे कई हमें मतलब देखो, नॉर्मली वही है, महाभारत, दो महाकाव्य हैं हमारे, कौन कौन? महाभारत और रामायण। रामायण, ठीक है। अभी जो महाभारत है, इसके हिमाचल में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक तरीके से आप फिर ऐसे समझ लो कि मैं टॉपिक ही डाल देता हूं, महा महाभारत काल से हिमाचल का संबंध। महाभारत काल से हिमाचल का संबंध। महाभारत काल से हिमाचल का संबंध, ठीक है। ओके, अब देखते हैं महाभारत काल से हिमाचल के क्या क्या संबंध थे। अब देखो, ऐसा नहीं कि ऐसा रैंडमली मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कई ऐसी चीजें मिली। पहले मैं वो आपको ना दो चार, जैसा होता है ना कि सबूत के नाम पे, मैं वो बता रहा हूं कि ऐसे क्या क्या इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से लोग ये मान रहे हैं कि मतलब लोगों का मानना है कि महाभारत और हिमाचल से एक गहरा रिश्ता है। क्या क्या ऐसी बातें हुई हैं? जैसे हिमाचल, महाभारत के बुक में कई बार हिमाचल का जिक्र है, और वो जिक्र ऐसे हैं जो कि हिमाचल में आज भी वो जगह मौजूद हैं। समझ रहे हो ना? हिमाचल में मतलब महाभारत में कई ऐसी जगह हैं, मतलब हिमाचल के कई जगह का जिक्र है महाभारत में, और वो जगह अभी भी रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब वही बात है, अगेन, जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है ना माने, ठीक है। मैं एक्चुअली ना दोनों पे डिपेंड करता हूँ, मैं दोनों साइड से रहता हूँ। कई चीजें ऐसी होती है जो बिलीव करने लायक होती है, कई चीजें होती है जो हाइपोथेटिकल लगती है। मैं बेसिकली एक बैलेंस सिचुएशन में रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो वही बात है कि कई ऐसे इंसिडेंट हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां से हमें लगता है कि नहीं यार, सच में कुछ तो अच्छा खासा रिलेशन रहा है हिमाचल और महाभारत के बीच में। अब देखते हैं क्या क्या, तो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उसके बिहाफ पे हम कंक्लूड करेंगे। पहला पॉइंट, इतना तो पता है तुम्हें कि अ, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी, हाँ या ना? महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो उसमें ऐसा मेंशन है कि जो त्रिगर्त के राजा थे, जो त्रिगर्त के राजा थे, त्रिगर्त के राजा कौन? सुशर्मा। त्रिगर्त के राजा कौन? सुशर्मा, ठीक है। तो ये जो सुशर्मा नाम के राजा थे, इनके बारे में काफी चीजें हैं, सब मेंशन करेंगे। अभी तो मैं आपको एक तरीके से वो दिखा रहा हूं कि कैसे हम बोल पा रहे हैं, कैसे हम समझ पा रहे हैं कि हिमाचल का रिलेशन महाभारत से है। तो त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने महाभारत में, महाभारत में किसका साथ दिया था? तो कौरवों का साथ दिया था। महाभारत में किसका साथ दिया था? कौरवों का साथ दिया था। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अभी मैं सुशर्मा के बारे में डिटेल में बात करूंगा। पहला पॉइंट जिससे हमें लगता है कि नहीं यार रिलेशन तो है। दूसरा पॉइंट,
जो पांडव लोगों को अज्ञातवास हुई थी, ये भी आपको पता होगा। मतलब वो 12 साल की अज्ञातवास हुई थी, पता है ना? पांडवों को कब हुई थी अज्ञातवास? किसकी मेहरबानी थी अज्ञातवास? शकुनी की, हाँ। जुआ बोल लो, शकुनी बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक है, उनके मामा थे। तो पांडवों ने अज्ञातवास, अज्ञातवास मतलब ये ना कि जैसे कि मान लीजिए अब आपसे बोला जाए कि आप अज्ञातवास पे निकल जाओ, मतलब आपके घर के आसपास, जैसे अगर आप मान लीजिए अज्ञातवास पे चले गए, मतलब एक तरीके से कि आपके घर वाले आपको ढूंढ ना पाए। समझ रहे हो ना? मतलब दिखना नहीं चाहिए, आप दिखने नहीं चाहिए आप। मतलब एक ऐसे समझो कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, और फिर आपकी जो मनोदशा है, दैट इज काइंड ऑफ अज्ञातवास। क्योंकि आपको पता है अगर आप दिख गए और लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपको हो जानी जेल। समझ रहे हो ना? तो बेसिकली छुपना है, लुका छिपी, मतलब छुपना है ना। मतलब जो, क्योंकि अगर ऐसा होता था ना अज्ञातवास का मतलब, जैसे मान लो कि कहोगे सर अगर गलती से दिख गए तो क्या? अगर गलती से तुम दिख गए तो तुम्हें फिर से उतनी ही सजा और काटनी पड़ेगी। ये बेसिकली एक सजा होती थी अज्ञातवास। यार इसमें मुझे कंफ्यूजन है, 1 ईयर्स का था 12 साल का था, कोई कंफर्म करेगा? मेरे हिसाब से 12 साल का था। 1 साल का था? ये मिक्स क्यों आ रहा है यार? आधे लोग 1 साल, आधे लोग 12 साल। नहीं, 12 साल ही था यार। अरे ठीक है यार। अच्छा, 12 का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। हाँ, ये सही बात है। क्योंकि वनवास के ड्यूरेशन में मतलब ऐसा था कि वन में रहना था, और अज्ञातवास में मतलब कि आपको बेसिकली विजिबल होना ही नहीं था। हाँ सही बात है, सही बात है। यही था यार, 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था। ठीक है। तो वो जो 1 साल का अज्ञातवास था, पांडवों ने अज्ञातवास को हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में बिताया था। हिमाचल के, क्योंकि यार वही बात है ना, निचले हिस्सों पे तो लोग आ जाएंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल, मतलब दूसरा सबूत बोल सकते हो ना। तीसरा, तीसरा सबूत जो हिमाचल को महाभारत से जोड़ता है। कुल्लू की कुल देवी कौन है? कुल्लू की कुल देवी कौन है? हिडिंबा। कौन थी? हिडिंबा। हिडिंबा क्या थी? एक राक्षसी थी वैसे, वैसे तो राक्षसी थी, बट मन चाहा रूप बदल सकती थी। ठीक है। तो कुल्लू की कुल देवी हिडिंबा, और इनका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? भीम से हुआ था। किससे हुआ था? भीम से हुआ था। ठीक है ना? भीमसेन। तो भीम से बेसिकली हुआ था। डन। तो ये तीसरा, ये बेसिकली तीसरा सबूत है जो हिमाचल और महाभारत को जोड़ रहा है। आगे बढ़े। चौथा सबूत, जो कुलिंद रियासत थी, अभी चार के बारे में, अभी रियासत के बारे में बात करेंगे। जो कुलिंद रियासत थी, देखो चार हैं, औदुंबुर, कुलिंद, कुल्लूत और ये आपका त्रिगढ़। तो उसके बारे में अभी डिटेल में बातें करेंगे, काफी डिटेल में। तो कुलिंद जो रियासत थी, कुलिंद रियासत ने पांडव की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्या लिख रहा हूं मैं? पांडवों की, एक ये कहा मिलता है? बुक्स में मिलता है ना। कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता स्वीकार करी।
अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर बुक में लिखा था तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये सच होगा? जिनके दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर बुक्स में ही लिखा हुआ तो क्या बात, इस बात की क्या गारंटी है कि सत्य होगा? तो आप ऐसे समझो, ये जो पुलिंद हैं या जो त्रिगर्त हैं, इनके हमें मुहरे मिली हैं, मतलब इनके सिक्के मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि ऐसा कोई राज्य हुआ करता था। ठीक है ना? तो इनका कोई राज्य हुआ करता था। तो अगर इनका कोई राज्य हुआ करता था, उस पे तो बिलीव करना पड़ेगा आपको कि मुहरे हुई थी, मतलब राज्य हुआ करता था। और अगर राज्य हुआ करता था और उसका बुक में मेंशन है, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज सत्य है। समझ हो ना? अधीनता मतलब यार, मतलब कि सरेंडर कर दिया, अब से हमारे कर्ता धर्ता आप ही हो। अंडर में आ गए, मतलब पांडव जैसे कौरव को हरा दिया, कौरव को हरा दिया, तो अभी किसका राज चल रहा था? पांडवों का। तो पांडवों के अभी कुलिंद ने ऑटोमेटिकली बोला कि देखिए, आप हमारे ऊपर अटैक मत करिए, हम आपके देख रेख में ही काम करेंगे, हम आपको टाइम टाइम पे टैक्स देते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं अधीनता स्वीकार कर लेना। ठीक है नीतीश? ओके, तो कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता, हाँ पूछ लेना यार, हिंदी में एटलीस्ट जो प्रॉब्लम हो पूछ लेना। ओके, उसके बाद जो कश्मीर और औदुंबर नामक जगह थे, यहां के जो राजा थे, के राजा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर को क्या देते थे? टैक्स देते थे। युधिष्ठिर को क्या देते थे? टैक्स देते थे। ये भी बुक में लिखा गया है। कश्मीर और अदुम्बुर के राजा टैक्स में देते थे किसको? युधिष्ठिर को। ठीक है ना? डन। अब मतलब सबका कंक्लूजन ये है कि महाभारत में जिन चार जनपदों की मतलब एक तरीके से मेंशन किया गया है, महाभारत में टोटल चार जनपद मेंशन है। चार जनपद मेंशन है, जिनकी कि हमें अभी भी बहुत साक्ष्य मिलते हैं कि मतलब यहाँ पे वो जैसे अभी किले विले हैं कुछ ना। तो महाभारत में टोटल चार जनपद की व्याख्या की गई है, की व्याख्या की गई। अब वो चार जनपद हैं कौन कौन से? वो इन पे काफी क्वेश्चन आता है। पहला क्या है? औदुंबर। दूसरा क्या है? पुलिंद। और तीसरा क्या है आपका? कुल्लुत। एंड चौथा है आपका त्रिगर्त। त्रिगर्त। तो ये चार हैं जिनके बारे में हम काफी डिटेल में कोशिश करेंगे, जितना मैक्सिमम पॉइंट हो सके हम जाने के। ये बेसिकली क्या है? चार जनपद, चार जिले, चार जनपद या चार जिले, मतलब जो मेन मेन उस समय मेंशन किए गए महाभारत में। देखो कोई था तो है नहीं ना, तो जो मेंशन किया गया उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डन। तो खैर मैं ये आज नहीं करूंगा, ये मैं कल करूंगा ना। अभी स्टार्ट करूंगा, 2 मिनट फिर खत्म हो, कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी आपको जो जितनी चीजें बताई गई हैं आप एक बार रिवाइज कर लेना। और मुझे आप एक बता दो, इस पूरे जितना भी आज का क्लास हुआ है, इसमें किसी को कोई कहीं भी कोई दिक्कत है तो बता दो यार।